आपने बहुत सारे स्कैम तो सुने होंगे, लेकिन अभी जो हाल में स्कैम चल रहा था 2005 से उसकी सुनवाई हुई है 2021 में। तो आज बताऊंगा उस स्कैम के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनसीएलटी ने बोला है कि देवास एंट्रिक्स एग्रीमेंट है वो फ्रॉड है। तो पहले आप समझेंगे क्या होता है एनसीएलटी और ये देवास और एंट्रिक्स क्या है, जानेंगे पूरी डिटेल से। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं एनसीएलएटी क्या है। तो एनसीएलएटी है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं, कोई भी प्राइवेट फर्म होता है आपका, अगर कुछ में उसमें कोई यानी कि एम्प्लॉय अगर कुछ आपको पसंद नहीं करता या कोई भी आपसे शिकायत रखता है तो वहाँ पे ये जा करके कंप्लेन कर सकता है। उसे पहले जाना होता है कहाँ पे, एनसीएलटी। ये एन जो ये आपका इससे ऊपर संस्थान है, एनसीएलएटी ये सबसे ऊपर संस्थान है। अगर आपकी सुनवाई एनसीएलटी में नहीं होती है कोई भी कंपनी से रिलेटेड मैटर पर, तो आप कहाँ पे इसको जा सकते हैं, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। इसमें क्या होता है, ये कंपनी की जितने भी सारे अपील्स को सुनती है, जितने भी उसकी जितने एपेलेट फोरम है सारे को सुनती है। उसके बाद एक्शन में ले करके क्या कर सकती है, कंपनी को सीज या क्या कर सकती है, कंपनी को बंद भी कर सकती है। तो ये आपका एनसीएलटी है। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या है एंट्रिक्स का मामला। तो एंट्रिक्स देवस, ठीक है। तो आपको एंट्रिक्स वर्ड से याद समझ में आ रहा होगा, मैंने कुछ अंतरिक्ष बोल रहा हूँ। तो ये एंट्रिक्स जो है ये इसरो की कमर्शियल शाखा है। अब कमर्शियल शाखा क्या होती है, तो एक तरह से समझ लीजिए एक तरह का प्राइवेट दुकान है जहाँ पे क्या होती है सब लोग ऑर्डर देते हैं। अब किस चीज का ऑर्डर देते हैं, तो सैटेलाइट भेजने का ऑर्डर देते हैं। यहीं से आप लोग सुने होंगे कि इसरो ने ब्राजील की कभी, अफगानिस्तान की कभी, और कभी कभी तो पाकिस्तान और वेरियस अलग बहुत सारे मुल्क, पाकिस्तान की तो नहीं लेकिन वेरियस अदर जैसे सऊदी अरेबिया की सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ दिया है। तो सारे जितने ऑर्डर एक्सेप्ट करती है तो वो कौन करती है, अंतरिक्ष। हम एक तरह से इसको क्या बोल सकते, आउटलेट है जहाँ पे सारे जितने भी कंट्रीज होती सब आके यहाँ पे ऑर्डर देती है। और देवास क्या है, तो देवास एक तरह का प्राइवेट फर्म है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। ये क्या करती है, ये एक तरह का क्या करती है, ये इसरो के इंजीनियर्स द्वारा फॉर्म किया गया माइंड सेटअप है। यानी इसरो के जितने भी रिटायर्ड हो जाते हैं वो सारे ये कंपनी को फॉर्म करते हैं 2005 में। अब मेन मुद्दा कहाँ से स्टार्ट होता है उससे बात करते हैं। जब ये इसरो ने प्लान किया कि वो अपना GSAT-6 और GSAT-6A सैटेलाइट छोड़ने जा रही है। अब ये कैसा सैटेलाइट है, तो ये सैटेलाइट है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बता दूं, जैसे कि जैसे आपके पास आपका फोन है तो उसमें नेटवर्क आ रहा है, लेकिन अगर आप कहीं जंगल में चल जाते हैं या वेरियस अदर दूर में चल जाते हैं तो आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता है। तो वहाँ पे कोई भी आपका कोई भी टावर नहीं। जैसे आप इस सी रूट में चल गए या कोई भी समंदर में चल गए तो स्पेस में जितने भी सेलर होते हैं उनको नेटवर्क नहीं मिलता है, तो वो लोग सैटेलाइट फ़ोन यूज करते हैं। उसी के लिए ये सैटेलाइट ज़रूरी होती है, तो सैटेलाइट के कम्युनिकेशन के लिए, आपको कम्युनिकेट करने के लिए। अब इसमें दो सैटेलाइट आती है, GSAT-6 और GSAT-6A। जब ये पता चला कि इसरो GSAT-6A और 6 अंतरिक्ष में छोड़ने वाला है, तब उसके सामने आता है देवस जो फर्म है वो आता है सामने और वो इस डील को खरीद लेता है। क्या डील थी, ये डील थी कि 300 मिलियन एग्रीमेंट में सैटेलाइट फोन की इजाजत मिल जाती है। मतलब एक तरह का आप बैंडविड्थ खरीद लेते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, कि कुछ पार्ट जो सैटेलाइट फोन का जो बैंडविड्थ होगा वो कौन यूज कर सकता है, वो आपका
जो होगा वो देवस यूज कर सकता है और कुछ पार्ट इसरो यूज करेगा। इस तरीके का एग्रीमेंट होता है। और तब के जो ये चेयरमैन होते हैं उनका नाम है जी माधवन। जी माधवन जो होते हैं उस टीम के चेयरमैन होते हैं। और उसी समय जी माधवन दोनों यूनिट के चेयरमैन होते हैं, इसरो यूनिट के भी और एंट्रिक्स यूनिट के भी। तो जी माधवन दोनों के चेयरमैन होते हैं। जब जी माधवन 2009 में रिटायर होते हैं और आपके राधा कृष्ण आते हैं, के राधा कृष्ण 2010 में जब आते हैं तो देखते हैं कि कोई सैटेलाइट का अधिकार कैसे बेच सकता है। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन होता है। 2011 में ये इन्वेस्टिगेशन होता है और ये इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है जब द हिंदू न्यूज़पेपर ने फरवरी 2011 में जब प्रकाशित कर देती है कि इस तरह का डील हुआ है 2005 में। तो ये कैसे मुद्दा है? तो इसमें पहला तो मुद्दा आता है आंतरिक सुरक्षा की, कि कैसे कोई भी सैटेलाइट फोन का, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन का आप कोई भी स्पेक्ट्रम बेच सकते हैं। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमारी जितनी भी डिफेंस है, आर्मी हो गया या नेवी हो गया, ये सारे यूज करती है। तो ये कैसे बेच सकती है? दूसरा मुद्दा आता है कि कैसे ये $300 में बेच सकती है। इतने कम में अगर बेचना ही था तो कम से कम आप इससे 1000 या ज़्यादा चार्ज कर लेते, लेकिन ये कैसे कम में बेच सकती है? तो ये एक तरह का फ्रॉड है। इसी समय मैं आपको बता दूं 2011 में 2G स्कैम का भी दौर था। आप लोग सुने होंगे 2G स्कैम का भी दौर था। और 2G स्कैम के साथ साथ इस स्कैम की भी सीबीआई क्या कर रही थी? इंस्पेक्शन कर रही थी। तो ये जो मसला होता है 2015 में, ये सारा मसला होता है। इसके बाद क्या होता है 2015 में, जब उससे पहले 2011 में क्या होता है, जब इसरो को पता चलता है इस तरह का डील होता है, तो उस समय के चीफ राधा कृष्ण जो थे वो इस डील को कैंसिल कर देते हैं और बोलते हैं इस तरह का कोई डील पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद 2015 में जो देवस प्राइवेट लिमिटेड है वो अमेरिका जा करके केस करती है आर्बिट्रेशन कोर्ट में। अब जो बड़े बड़े कंपनी होती है वो इंडिया के कोर्ट में ना जा करके अमेरिका के कोर्ट में जाती है, या मध्यस्थता न्यायालय बोल सकते हैं। आर्बिट्रेशन कोर्ट होता है, वहाँ पे सारे डील की सुनवाई होती है। जैसा कि केयर्न एनर्जी ने किया था, अमेजॉन ने किया था, तो पहले वो आर्बिट्रेशन कोर्ट जाती है, तो ये अमेरिका जा करके केस करती है। वहाँ से अब आर्बिट्रेशन कोर्ट का ये सुनवाई आता है कि आपको इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना है, 44,035 करोड़ रुपीज है जो आपको देना पड़ेगा एज ए पेनल्टी। किसको देना होगा? देवस फर्म को देना पड़ेगा। अगर आप लोग दे नहीं पाते हैं तो आपको 18% ब्याज लेकर के हर साल देना पड़ेगा। तो उस समय इसरो उस समय पैसा नहीं देती है और 2020 तक इसका जो नेट अमाउंट हो जाता है $1.2 बिलियन हो जाता है। $1.2 बिलियन हो जाता है नेट अमाउंट। इसके बाद ये मसला को क्या करती है, सारा $1.2 बिलियन हो गया। उसके बाद जितने भी आर्बिट्रेशन कोर्ट है ये सिर्फ अपनी क्या करती है, वो अपनी एक तरीके से जजमेंट देती है। उसके बाद अगर आपको मनवाना है तो पहले आपको यहाँ पे जितने भी हाई कोर्ट हो गए या सुप्रीम कोर्ट हो गई, वहाँ पे गवर्नमेंट से आपको केस को लेकर के आना होगा। इसके बाद देवस जो फर्म है वो दिल्ली कोर्ट आती है और दिल्ली कोर्ट में ये याचिका दायर करती है कि हम लोग को इतना इंडियन गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। उसके बाद दिल्ली कोर्ट क्या बोलती है कि आपका जो मसला है ये कंपनी के तौर पे मसला है, तो आप लोग के लिए एक अलग फर्म बना है जिसका नाम है NCLAT। NCLAT में आप लोग जा करके केस कीजिए, उसके बाद ही आपकी सुनवाई होगी। उसके बाद NCLT में लोग केस करते हैं। उसके बाद NCLT जब इस मैटर को इंस्पेक्ट करती है तो पता चलता है क्या कि ये जो मसला था इसमें क्या था, दोनों साइड 1 मेंबर का मसला था। अब ये 1 मेंबर क्या होता है, देखिए देवस जो प्राइवेट फर्म है ये किससे फॉर्म किया जाता था, जितने भी आपके इसरो के चीफ होते थे वो रिटायर होकर के क्या करते थे, देवस को ज्वाइन कर लेते थे।
उनका ये माइंड था कि अगर हम लोग रिटायर हो गए तो उसके बाद हम लोग का कैसे कमा सकते, कैसे प्रॉफिट कोई ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से देवर्स जो फर्म है वो बना था। इस तरीके से दोनों साइड का जो काम होता था वो एक ही माइंड का पर्सन कर रहा था, मतलब एक ही तरीके का आदमी कर रहा था, जो वहाँ इसरो चीफ से रिटायर होकर देवर्स में ज्वाइन हो जाता है। तो एक तरह का ये क्या है, फ्रॉड है। इसके बाद आगे मसला चल जाता है NCLAT के पास। NCLAT के पास ये जब मसला जाता है तो NCLAT क्या बोलती है, एक तरह का ये क्या है, फ्रॉड है। अगर ये तरह का क्या है, एक तरह का आपका फ्रॉड है, ये सारा मामला आप लोग 1 पर्सन ही कर रहे हैं। तो इसमें क्या मसला देती है देवर्स की, हम लोग का मेन मोटिव था क्या है, मेन मोटिव हम लोग प्राइवेट फर्म में, मेन मोटिव है हम लोग का प्रॉफिट। लेकिन आप लोग प्रॉफिट के लिए क्या किसी को भी, कोई भी गवर्नमेंट के जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी को बेच सकते हैं? तो नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी को नहीं बेच सकते। तो NCLAT क्या बोलती है, देवर्स एंट्री एग्रीमेंट है वो फ्रॉड है, और इसके रिलेटेड जितने भी सुनवाई होती है सारे कैंसिल किए जाते हैं, और इसमें कोई भी अमाउंट आपको इस तरीके का नहीं मिलेगा। तो ये था सारा मसला जो कि मैंने आपको समझा दिया। लास्टली क्या था, अगर देवर्स अगर नहीं मानेगी कि इस तरह का केस होगा तो क्या कर सकती है, NCLAT के पास पूरा अथॉरिटी है कि वो आप कंपनी को क्या कर दे, बंद कर दे या सीज कर ले या कर सकती है। ये सारा मसला था। आशा करता हूँ आपको पूरी समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।